चलिए थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं आज। हमने अभी तक क्या कर लिया इसका थोड़ा सा रिव्यू करें, कौन बताएगा मुझे व्हाट वी हैव लर्न सो फार इन रिगार्डिंग द विंड एनर्जी सिस्टम। सर लास्ट टाइम हमने डेरिवेशंस देखी थी ना ऑन कैंपस क्लासेस में। क्या चीज़ देखी थी हमने? सर हम डेरिवेशंस देखी थी लास्ट टाइम ना, सही। ऑनलाइन क्लासेस में, जो ऑन कैंपस हमारी जो क्लास हुई थी। हम्म। और अभी तक क्या समझ जी आया सर। थोड़ा बहुत? सर हमें बस ये समझ है कि अगर हमें विंड एनर्जी की कैलकुलेशन अगर हमने कुछ लगाना है तो सर उसकी हमने डेरिवेशन के तौर पे यही समझा था कि सर कुछ खास फार्मूलाज होते हैं, उनके तहत जो है आप जो है अपनी वर्किंग में लेके आते हो कोई भी विंड मिल या विंड पावर जो होती है। हम्म। अच्छा, एक चीज़ तो ये जी। थी कि इसमें कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि विंड की पावर अभी अवेलेबल क्या है डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड। ठीक है। और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है अगर हमने अवेलेबल विंड पावर कैलकुलेट करनी है? एक एरिया, सेकंड। एरिया ऑफ द विंड टर्बाइन। ठीक है। यस यस। What is that area about? It is the area of the rotor blades that swept the area। ठीक है, सर्कुलर एरिया जो भी स्विफ्ट एरिया जिसे कहते हैं। और इसके वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द एयर। जी सर। ऐसी था। अच्छा, अभी जो हम देखते हैं, अभी हमने अज्यूम किया था इन कैलकुलेशन के ऊपर कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो हमारी कांस्टेंट है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा देखेंगे विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। और हम ये देखेंगे कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी फैक्टर, एयर डेंसिटी वो कैसे वेरी करती है और किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं, डेंसिटी और विंड स्पीड। ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ देखी थी उस चीज़ में हमने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आइडियल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अज्यूम की थी। उसमें हमने मेन चीज़ देखी थी कि विंड टरबाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पावर कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हमारा लिफ्ट बेस्ड सिस्टम है या हमारा ड्रैग बेस्ड सिस्टम है। ठीक है। तो अभी तो हमने वो कैलकुलेशन वगैरह या कुछ फार्मूले उसके ड्राइव किए थे। तो जी सर। आज की क्लास में हम देखेंगे विंड एनर्जी जेनेसिस। जेनेसिस से मुराद के विंड एनर्जी की क्या रूट्स हैं उसके, और वो कहाँ से उसकी किन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल विंड है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। सो विंड टरबाइन ओनली ऑपरेट्स वेयर एंड व्हेन इट इज़ विंडी। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारे पास हवा होगी उस चीज़ों पे, वहीं पे हम विंड टरबाइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैंने कल परसों अपनी यूनिवर्सिटी की जो छत है रूफ के ऊपर, वहाँ जाके जो विंड टरबाइन लैब में मॉडल पड़ा हुआ है उसको टेस्टिंग शुरू की थी। तो उसमें ये चीज़ बिहेवियर की थी कि जो जो आपके पास साइड्स की जो बिल्डिंग है पीछे, जो नस्ट का जो एरिया है उसकी वजह से जी सर। विंड में बहुत ज़्यादा डिफ्रैक्शन आ रही थी। ठीक है। और छत की कुछ लोकेशंस के ऊपर जो विंड की जो पावर थी इट वाज नॉट अवेलेबल। तो मैं हो सकता है आपको वीडियो दिखाऊंगा अभी मेरे पास एट द एंड ऑफ द क्लास, अगर देख लेते हैं। या तो जिस खास एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मैंने विंटर बैन को प्लेस किया था तो वहाँ पे कुछ पावर मुझे अवेलेबल थी जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता था। देन अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम कि अगर आप लोड को कनेक्ट करते हैं तो उससे विंड की स्पीड, जो टर्बोरोटर की स्पीड है वो हल्की हो जाती है। दिस मीन्स यू नीड मोर पावर इन द विंड टू ट्रांसफर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक क्वांटिटी या मैकेनिकल एनर्जी में आपको कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द मेन थिंग कि हमने जो साइट लोकेशन है कि विंड टरबाइन कैन ओनली बी ऑपरेटेड वेयर देयर इज विंडी, मतलब जहाँ पे विंड जो है कंसिस्टेंट है और हायर स्पीड के ऊपर है तो हम वहाँ पे हम उसको विंड टरबाइन को इंस्टॉल करेंगे। नॉर्मली एयर इज ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन। सो जो एयर जो है वो सोलर रेडिएशन की वजह से डायरेक्टली मतलब उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करती नॉर्मली। इट इज एंड सो इज नॉट हीटेड until radiation is observed in the ground and the ground heats the air the above। तो नॉर्मली जो आपका जो एयर टेम्परेचर है वो गर्म डायरेक्टली नहीं होता, वो ज़मीन की तपिश जिसे कह सकते हैं उसकी गर्मी से वो गर्म होता है। तभी ज़मीन के जो ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और अगर आप खला में मतलब हायर एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो बहुत वहाँ पे एयर जो है आपकी थोड़ी सी कूल होगी।
So the heated air near the ground expands, become less dense, and rises through the colder air above. तो यहाँ पे अगर जब at the ground level पे ये गर्म होगी, expand होगी, and then it become less dense and it go at higher altitude. The heating effect is strongest near the equator. तो इक्वेटर के ऊपर आपको obviously मालूम है कि वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है as compared to when you go to near North Pole or South Pole. Wind speed variation occur due to three main effects. तो जो हम ये देखते हैं कि wind की speed की वो होगी सबसे पहले क्या effect of oceans and continents. इससे क्या चीज़ आ जाएगी? Solar radiation heats land quickly but oceans slowly. जो जमीन है वो जल्दी गर्म होती है as compared to sea. However, the thermal capacity of ocean near surface water is large and so contrast with continental land mass. So इसमें अगर आप देखेंगे जो आपका surface area है समंदर का वो ज़्यादा है as compared to the land. तो जो effect की बात करते हैं तो उसमें ultimately solar जो कह सकते हैं जो वाटर इवेपोरेशन होती है थर्मल की वजह से हीट की वजह से तो उसमें आप वो भी मूवमेंट इन विंड में कंट्रीब्यूट करती है. So the relative effects are seasonal as solar inclination and other effects change through the year. So आपके पास जो हवा की जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी इस तरीके से और आपके क्या कहते हैं सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी. सेकेंड इफेक्ट्स क्या है? दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ लैंड शेप. The complex terrain of hills and mountains deflect and concentrate air movement. तो जो आपके पहाड़ हैं वो और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मतलब बड़ी बिल्डिंग्स की बात भी करें इसमें तो वो जो हवा को है उस पर डिफ्लेक्ट करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द एयर. With significant effects on the wind, a daily variation of such wind occur due to uneven solar absorption and height difference with concentration as in the valley. तो जहाँ पे वैली होगी वहाँ पे हवा कन्वर्ज होगी. जब आप किसी माउंटेन की वैली में जाते हैं तो वहाँ आपको हवा का प्रेशर ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है, ताकि चूंकि वो टॉप टू बॉटम विंड को कन्वर्ज कर रहा होता है. Another effect क्या है? The effect by season and time. In the great majority of location, average speed and direction depends on the season in the year, and in many location on the time of the day. तो इसमें यही अगेन वही बात जो रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें सीजन्स पे डिपेंड करता है. मानसून का सीजन अगर कब आ रहा है, गर्मियों में हवा होगी या सर्दियों में आपके नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ विंड की डेविएशन आती है तो वो जो विंड की वेरिएशन उस पर भी डिपेंड करती है. So meteorological services know these effects well and can make reasonably reliable forecasts. So for that purpose, you need a good forecast method. You need to install different wind measurement units जिसमें आपको डायरेक्शन भी विंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें या आप कह सकते हैं उसकी विंड की स्पीड मैटर करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल अदर फैक्टर्स. However, there is almost complete ignorance about the prediction variation from year to year. तो यहाँ पे बात करने की कोशिश की जा रही है कि हम सीजन में तो चेक कर लेते हैं कि दिन के वक्त कितनी है विंड या शाम के वक्त कितनी है. ओवरली बेसिस भी अगर हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने ईयरली बेसिस पे भी हम इसको प्रोडिक्शन करनी चाहिए कि एक साल में ज़रूरी नहीं है वो सेम पैटर्न जो है अगले साल वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है. तो अमूमन ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो एक पैटर्न एक साल में है वो अगले साल भी वही पैटर्न आएगा कंसिडरिंग ऑल द सीजनल इफेक्ट. फॉर एग्जांपल विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑल दिस इफेक्ट. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये कह लें कि बाज़ दफ़ा ये ऑलवेज ट्रू assumption नहीं होती. तो which for the wind power can cause significant variation affecting the economics of the installation. So मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम इसमें एवरेज पावर जो है एवरेज विंड की जो स्पीड है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें जो क्यूब की पावर 3 है उसमें सिग्निफिकेंट वेरिएशन आती है. अगर आपके पास विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो अगर वो कम घंटे के लिए फ्लो होगी फॉर एग्जांपल 1 आवर, और इसी तरीके से अगर आपके पास स्लो विंड स्पीड है और आपके लिए ज़्यादा आवर्स के लिए 3 to 4 आवर्स वो फ्लो करेगी तो इट इज़ पॉसिबल कि आप सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए. नो सर.
ठीक है। जी सर। अच्छा, the heat on earth is irregular distributed according to the spherical shape of the earth। तो यहाँ पे ये बात बता रहे हैं, थोड़े से हाईलाइट किए पॉइंट्स के, जो जो अर्थ के ऊपर जो हीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इरेगुलर, जो कि डिपेंड करती है स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। मोर रेडिएशन एट द इक्वेटर एंड द लेस एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अनइक्वल थर्मल कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड, डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड द सी। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो ग्राउंड है उस पर टेम्परेचर जो डिफरेंस है, थर्मल कैपेसिटी उसकी ऑब्जर्प्शन की ज़्यादा है और समंदर में कम है। टोपोग्राफी जिसमें यह चीज़ आ जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। तो जितना आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, अदर माउंटेन रीजन में रह रहे हैं, हिल रीजन में जा रहे हैं, या सी लेवल से अबव जा रहे हैं, तो उसमें आपका टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाएगा। डे टाइम मीन्स टाइम एंड डे, दिन के वक्त और रात के वक्त आपके पास डिफरेंट हीट ऑब्जर्व होगी। वेदर कंडीशन, इसमें ये आ जाएगा आपके पास के इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाउड। अगर क्लाउडी वेदर है तो उसमें आपके पास ऑब्वियसली जो हीट है वो कम होगी। एंड अगेन ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। सो एयर विद हायर टेम्परेचर इज लाइटर देन कूल एयर एंड इंक्रीज देयर एल्टीट्यूड। सो इन जनरल हमें बात पता है कि जो हवा है वो हायर टेम्परेचर जो उसकी अगर है तो उसका वो लाइटर वेट होगी एज कम्पेयर टू कूल एयर के लिए, और उसके एल्टीट्यूड के तहत वो इंक्रीज करेगा उसका टेम्परेचर, मतलब वो ठंडा होता रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ वार्म एयर इज हायर देन द वॉल्यूम ऑफ कूल एयर। तो जो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वार्म एयर का हायर वॉल्यूम होगा और कूल एयर में कम वॉल्यूम आएगा उसमें। हायर वॉल्यूम ऑफ एयर इम्प्लीमेंट लोअर प्रेशर। तो जब आपके पास हायर वॉल्यूम होगा तो उसका नुकसान आपको क्या आएगा कि लोअर प्रेशर जो कम है। आगे जाके इक्वेशंस को अगर हम देखेंगे कि अगर प्रेशर लोअर है तो आपके पास जो डेंसिटी है, एयर डेंसिटी, वो भी आपके पास कम आएगी। Case by different temperature and humidity on large air, there is no constant pressure। तो अगर आपके पास ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर डिफरेंट फॉर लार्जर एरिया में डिफरेंट पाई जाती है, तो उस सूरत में आपके पास क्या जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो ऑब्वियसली जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो आपके पास जो पावर की वेरिएशन और फ्लक्चुएशन होगी। तो द बैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर मासेस। तो अगर हम ये देखेंगे कि हवा फ्लो कैसे हो रही है, तो ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर और डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर अगर एग्जिस्ट हो रहा है, तो आपका जो एयर है ट्रैवल करेगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरिया में, या लोअर टू हायर प्रेशर में वो भी फ्लो करेगी इन सर्कल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलें अब यहाँ देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एयर डेंसिटी। एयर डेंसिटी जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और उसकी हम कैलकुलेशन अब किस तरीके से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, द हैवियर द एयर, the more energy is received by the turbine. So you need a heavy air in case. So at normal atmospheric pressure at 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास एयर प्रेशर कितना, जो एयर डेंसिटी कितनी होगी उस वक्त, ये होगी 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो हमने कैलकुलेशन में परफॉर्म की है। ये डॉट है यहाँ पे, किलो यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलें। So the air density decreases slightly with increasing humidity। So आपके पास जो air density है वो decrease करेगी when humidity increase होगी। Okay, so and another aspect क्या है इसका, the air is denser when it is cold than when it is warm। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। So at high altitude in mountain the air pressure is lower and air is less dense in this case। So अब यहाँ पे बात ये आती है कि how we measure the air density। वो डिपेंड करता है डिफरेंट आपके पास जो मैयर क्वांटिटी होंगी और उसके मुताबिक। सो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि अगर इफ़ द साइट इज़ क्लोज टू सी लेवल एंड इज़ इन अ रेंज एंड इज़ इन द रीजन विद मॉडरेट क्लाइमेट, तो उस केस में जो आप जो वैल्यू लेंगे डेंसिटी की वो 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। इसका मतलब ये अगर आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का की वैल्यू गिवन नहीं है, या आपके पास
प्रेशर की वैल्यू गिवन नहीं है, सो यू कैन अज्यूम द एयर डेंसिटी एज इक्वल टू 1.225. ये आपकी नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री या 25 डिग्री के ऊपर आप बात करें तो उस पर आप एक्सेप्टेबल कर सकते हैं. सर वैसे इसका रिलेशन कुछ है जिस जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हम तो ये कैलकुलेट अभी कर सकें? नेक्स्ट मेथड में आपको मैं बताने लगा हूँ. पहला मेथड है, ठीक है, जिसके आप तौर पे आप अज्यूम कर सकते हैं उसकी वैल्यू. और जो सेकंड मेथड है वो डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर. तो अभी पिछले मेथड में अगर आपने हाइट कंसीडर नहीं की, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं अबव सी लेवल, तो उस वक्त डेंसिटी कैसे होगी, वी विल कैलकुलेट यूजिंग दिस फार्मूला. सो इफ द साइट इज मच अबव सी लेवल और द कैलकुलेशन हैज टू बी मोर प्रिसाइज, the following approximation can be used to account for the elevation change. इसमें आपके पास क्या है, 1.225 जो बेस वैल्यू, ये पॉइंट है अगेन, माइनस 1.194 into 10 to the power minus 4 times z. Here z is the location, means the elevation above sea level in meters. तो फॉर एग्जांपल अगर आप कराची के अलावा इस्लामाबाद की में अगर मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे तो एयर डेंसिटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप उसकी जो एलिवेशन है अबव सी लेवल कितना है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज द मेथड 2 टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ एयर डेंसिटी. इन मेथड 3, इफ द साइट हैज लेस टेम्परेचर या टेम्परेचर क्लाइमेट्स आइदर क्वाइट हॉट or quite cold most of the time, the following expression gives much better value for air density. उस केस में आपके पास क्या आएगा कि आपको एयर प्रेशर अगर मालूम है पास्कल विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and then you have the gas constant which is represented by R, तो उसकी वैल्यू है 287 joules per kilogram in Kelvin. So here is the R and T is the air temperature. So temperature उस वक्त जो environment का temperature क्या है, अगर आपको वो मालूम है तो उस सूरत में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला. तो इसमें फार्मूला क्या होगा एयर डेंसिटी का, प्रेशर ओवर R इंटू T. T इज द टेम्परेचर. ठीक है. अच्छा, क्वाइट ऑफन यहाँ पे आपके पास प्रेशर है वो गिवन नहीं होता, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, सो वी विल अप्लाई द मेथड 4. द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल इफ एयर प्रेशर डाटा फॉर द साइट इज अनऑब्टेनेबल. तो उसमें जो आपके पास इक्वेशन होगी, यू विल यूज दिस इक्वेशन. इसमें आपके पास पी नोट है वो स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, and again R is the gas constant which is 287. T is the temperature, air temperature in Kelvin, and here G is the gravitational constant. The value is equal to 9.81. नोट डाउन करें कि आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू है 101.325 किलो पास्कल है. ठीक है. तो here you have again the T is the temperature, air temperature, and then Z is the elevation above sea level. तो हमारे पास अब कौन कौन से 4 मेथड है जिसको हम अप्लाई करके एयर डेंसिटी का इम्पैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. जी मिस फारिया. सर पहला वाला मेथड तो ये है कि क्लोज टू सी लेवल पे जब होगा, सही. और मेथड 2 है कि वो हाइट पे डिपेंड करता है, उसकी सही. वैल्यू फिर गिवन है. और मेथड 3 है कि अगर टेम्परेचर का वो हो, मतलब ज़्यादा हॉट हो या ज़्यादा कोल्ड हो तो उस हिसाब से. और मेथड 4 है कि अगर एयर प्रेशर अवेलेबल ना हो डेटा में तो फिर मेथड 4 यूज़ करेंगे. ठीक है. चलें, अब मेथड आपको बता दिए, ये आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ अभी, इसको परफॉर्म करें, कैलकुलेट करें, मुझे आंसर बताएं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द एनुअल एवरेज ऑफ विंड पावर डेंसिटी फॉर अ पोटेंशियल विंड फार्म to go offshore in the Gulf of Mexico, but whether data was scarce, which method for determination of the air density would you use to estimate the density and why? इसका जवाब जो है वो मुझे जहीर आप बताएं. जी जहीर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा?
जहीर आप ऑनलाइन हैं? सर बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वाला फार्मूला लगेगा, क्यों? सर ये जहीर क्या वो उसका माइक सही नहीं है क्या? मुझे रीजन भी तो चाहिए। रेहान, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मुझे बताओ रीजन बताओ पहले वाले सवाल का कि मेथड 1 है, 2 है, 3 कौन सा मेथड लगेगा? मेथड सर 1 होगा। 1 इस वजह से क्योंकि सी लेवल की वजह से और इसमें इसके टेम्परेचर अलावा क्या है फिर नॉर्मल आपके पास? मॉडरेट है वहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में नॉर्मल वेदर जो है मॉडरेट होता है, ठीक है। यस सेकंड सर, आपके पास कोई और दूसरी यस इंफॉर्मेशन सर। अवेलेबल नहीं है इसकी। चलें, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। इसमें क्या आपको बता रहा है, गिवन आर 2 वेदर स्टेशन, 2 स्टेशन है आपके पास, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी। जो स्टेशन ए की जो हाइट है अबव सी लेवल वो 110 मीटर है, और जो स्टेशन बी है उसकी जो हाइट है 1322 मीटर है। तो आपने अभी क्या कैलकुलेट करना है, इफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट द सेम ऑफ बोथ स्टेशन, के दोनों स्टेशन के ऊपर जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर साल का वो सेम है। So the question is, what would be the ratio of station A air density to that of the station B on average? Average में बात करेंगे यहाँ पे। If both station have the same wind, what is the ratio in wind power density for these two station based on air density alone? तो ये जरा कैलकुलेट करके बताएं, कैसे करेंगे कैलकुलेट और क्या मेथड होगा? एजाज, अकरम, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे? कैलकुलेशन परफॉर्म करें, मुझे बताएं, साथ साथ कौन बताएगा मुझे? शारिक, सर सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा ना, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड लगेगा, लेकिन आगे कैलकुलेशन तो बताएं, कैसे कैलकुलेट करके बताएं ना, आंसर आएगा इसका, इसका मैथमेटिकल सर आंसर वही है। कर रहा हूँ, सर फार्म वही कर रहा हूँ। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाएं ना जरा, ताकि बाकी भी चलें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? सर फॉर्मूला दिखा दें सेकंड मेथड का। तो बेसिकली हमने फाइंड आउट किया, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें बताएं जरा मुझे। डेंसिटी एट ए, सर 1.211 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही। फर्स्ट वाले की आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं कि स्टेशन ए के ऊपर एयर डेंसिटी कितनी है, एंड वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस 1.225 माइनस कितना आएगा 194 into 10 to the power minus 4 and multiply by z। यहाँ पे जो z है उसकी वैल्यू है 110 मीटर। तो इसमें जो एयर डेंसिटी निकलेगी एट सबस्टेशन ए, दैट वुड बी 1.211866 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट जरूर लिखिएगा साथ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी अगेन एट ए at B. So the same formula would be density at B would be 1.067 1.067
715. 7152. ठीक है, तो इसमें हमने सेम फार्मूला लगाया, लेकिन इसमें z की जो वैल्यू है 1322 है। अब इसमें हमने कंपैरिजन करना है, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है कि स्टेशन ए का बी से क्या है रिलेशनशिप। तो वी विल कैलकुलेट लाइक z डेंसिटी ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट बी। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1.356 ऐसे ही है, ठीक है। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या आंसर आएगा, हमने क्या फाइंड आउट करना है? So if both stations have the same wind, what is the ratio in wind power density for these two stations based on air density alone? Wind power density क्या होती है, ये मैंने शायद बताया था लास्ट क्लास में। कौन बताएगा मुझे? मिस तालिया आप बताएं। जी, विंड पावर डेंसिटी क्या होती है असद बट? असद सर कौन बता रहा है मुझे? सर मैं फारिया। जी फारिया आप बताएं। सर 1.225 कितनी किलोग्राम आएगी? पर 1.225 क्या चीज है ये? डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर निकाल रही हैं सर आपने डेंसिटी ऑफ एयर पूछा है ना, तो आप? वो पार्ट बी की बात कर रही हैं? जी सर पार्ट बी की। तो ये आपने क्या निकाला? रेशियो निकालना है इसमें। तो अभी आप मुझे क्या फाइंड आउट करके दे रही हैं? पावर डेंसिटी एट स्टेशन ए, WPD विंड पावर डेंसिटी एट ए, ये आप बता रही हैं मुझे? सर मैं आपको एयर की डेंसिटी बता रही हूँ। वो तो निकाल ली ना हमने। अभी आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं? ये हमने कैलकुलेट की। जी सर सेम पार्ट बी कर रही हूँ। कि पार्ट बी अब कैसे कैलकुलेट की, थोड़ा एक्सप्लेन तो करें मुझे। फार्मूला क्या होगा? विंड पावर डेंसिटी का फार्मूला क्या है? किसी को याद है? जी, विंड पावर डेंसिटी का फार्मूला था 1/2 द डेंसिटी एट ए इंटू वेलोसिटी क्यूब। ठीक है, ये विंड पावर डेंसिटी होगी एट स्टेशन ए पे, क्योंकि ये एरिया इंडिपेंडेंट है। और दूसरी विंड पावर डेंसिटी एट बी, उसका क्या फार्मूला होगा? हाफ डेंसिटी एट बी इंटू वेलोसिटी 3। वो ये कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम में डिफाइन करें, अगर बोथ स्टेशन पे सेम विंड स्पीड है, तभी यहाँ पे सेम विंड स्पीड आई हुई है यहाँ पे, तो उस वक्त इन दोनों का रेशियो क्या होगा? सो विंड पावर डेंसिटी एट ए divided by wind power density at B should be अब यहाँ देखें आप, इसमें डायरेक्टली आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर इन दोनों को डिवाइड करें। वेलोसिटी से कैंसिल, हाफ हाफ, तो आपके पास रेशियो फार्मूला क्या आएगा? डेंसिटी एट ए डिवाइडेड बाय विंड डेंसिटी एट बी। सो वुड बी द आंसर वुड बी द सेम, दैट इज 1.135
6। ठीक है, बात समझ आई? जी जी शारिक। सर ये रेशो क्यों नहीं है? रेशो से क्या पता लग रहा है? व्हाट इज द रेशियो? रेशियो से पता चला है कि एक साइड दूसरी साइड से कितनी ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि जब आपने साइड कंपैरिजन करनी होती है तो उसमें आप डिफरेंट फैक्टर्स को आपस में एक दूसरे से रिलेटिवली एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने रेशियो कैलकुलेट किया कि किस एरिया में ज़्यादा डेंसिटी पाई जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि साइट एरिया में आपके पास विंड पावर डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू साइट बी। ठीक है, चले मुरसलीन पार्ट 3 जो है वो सॉल्व करें। मुरसलीन, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? पार्ट 3 में हमें प्रॉब्लम क्या गिवन है फॉर स्टेशन बी, सेम केस है। Typical value for daily average pressure and temperature in the coldest month of the winter are about 101.392 kilopascal and the temperature is 11 degrees Celsius. And those for the hottest month of summer are about 101.935 kilopascal and the temperature would be 32 Celsius. Now the question is determine the ratio of air density and wind power density under these two sets of condition assuming the wind data is the same. यहाँ हमने एक सेम स्टेशन है स्टेशन बी और उस पे हमने प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस के मुताबिक हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास जो विंड पावर डेंसिटी है वो किस तरह वेरी करेगी। ठीक है, मंथ्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। पहले हमने पिछले एग्जांपल में हाइट को के मुताबिक डिफरेंशिएशन की थी, फाइंड आउट किया था कौन सी साइड सूटेबल है, और सेकंड केस में हम टेम्परेचर से रिलेट करते हुए आपस में कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? मुरसलीन, डेंसिटी वन, फार्मूला बताओ मुझे। डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। डेंसिटी का कौन सा फार्मूला लगेगा? 4 मेथड है, कौन सा मेथड है इसमें? तो 4 वाला है, मेथड 4। मेथड 4। असद साहब ने खाना नहीं फिनिश किया लगता, अभी तक आया नहीं। असद, कौन सा मेथड लगेगा इसमें? मेथड 3 में मेथड 3 लगेगा। ठीक है, मेथड 3 में फार्मूला क्या है हमारे पास? P/RT। डेंसिटी P ओवर RT, एग्जैक्टली। तो अभी इसमें रेशियो कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली अगर हमने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले को मॉडिफाई करें, क्योंकि हमने डेंसिटी एट बी कोल्ड एंड डेंसिटी एट हॉट निकालनी है। तो इसका फार्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? डेंसिटी आरटी, डेंसिटी तो फाइंड आउट करनी है, प्रेशर होगा ना, प्रेशर एट कोल्ड इनटू टेम्परेचर एट हॉट एंड प्रेशर एट हॉट वेदर, टेम्परेचर एट कोल्ड वेदर। ठीक है, सिंपल आपने इस फार्मूले को डिवाइड किया दो डेंसिटी डिफरेंस के ऊपर, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा। ऐसे ही है, तो वैल्यू को इंसर्ट करें और मुझे बताएं कि इसका रेशियो क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल आसान है यार, जल्दी बताएं। सर 2.89।
2.89 ये रेशियो बता रहे हैं, नहीं 2.89 तो नहीं आएगा, आपने गलती की होगी। टेम्परेचर में किस वैल्यू में डाला है? सर 0.34। तो केल्विन में डालना है ना, केल्विन में डालना है ना, तो आपने किस में डाला है? यहाँ पे तो सेल्सियस में गिवन है। सेंटीग्रेड में, एक मिनट 273.15 को ऐड करें। सर 1.06। एग्जैक्टली 1.0682। और आपका विंड पावर डेंसिटी कितनी निकलेगी? ये तो आपने रेशियो निकाला एयर डेंसिटी का, और विंड पावर डेंसिटी क्या होगी? वो भी यही वैल्यू होगी, ठीक है, जी जो हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था। बात समझ आ गई सबको? तो हमने अप्लाई किया ये वाला फार्मूला, मेथड 3 हमने अप्लाई किया है। इस पर फार्मूला क्या है? डेंसिटी का प्रेशर अपॉन गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास केल्विन है और आर की वैल्यू है 287। जब आप रेशियो लेते हैं तो दोनों में चीज़ ये कांस्टेंट है तो आप कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नोमिनेटर में आपके पास आएगा एयर प्रेशर आएगा, ठीक है।